प्रस्तावना: जब इंसान भगवान बनता है। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है। असली इंसान मिट जाते हैं, उनकी कहानियां रह जाती हैं, और कहानियां धीरे धीरे किंवदंती बन जाती है। किंवदंती जो समय के साथ देवता में बदल जाती है। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक इंसान की कहानी। उसका नाम था रुद्र। ना वो कोई देवता था, ना उसके पास कोई अलौकिक शक्ति थी, ना उसने कोई चमत्कार किए। वो केवल एक इंसान था, हाड़ मांस से बना, जिसने गरीबी देखी, जंगलों में भूखा फाका किया, पहाड़ों से सवाल किए, पहली बार खून देखा, दुश्मनों से लड़ा, टूटा, गिरा, फिर खड़ा हुआ। उसने लोगों को जोड़ा, बस्ती बसाई, नदियों पर बांध बनाए, और समाज को वो सोच दी जिससे लोग सिर उठाकर जी सकें। यही इंसान, यही रुद्र, धीरे धीरे युगों के बाद महादेव कहे जाने लगे। क्योंकि जब कोई इंसान दूसरों की सीमाओं से ऊपर उठता है, डर, लालच, नफरत को चुनौती देता है, तो लोग उसे पूजने लगते हैं, उसे देवता बना देते हैं। पर याद रखो, हर महादेव पहले एक रुद्र होता है, रक्तमान से बना, संघर्ष से पका और पीड़ा से गढ़ा इंसान। ये कहानी उसी रुद्र की है, जिसने अपनी जमीनी लड़ाई से इतिहास को बदल दिया, जिसकी आग ने समाज में नई चेतना जगा दी, और जिसने ये साबित किया, भगवान कोई पैदा नहीं होता, भगवान इंसान के भीतर से जन्म लेता है। चलिए सुनते हैं रुद्र की कहानी। रुद्र, अध्याय 1। रुद्र का उदय। कैलाश पर्वत की तलहटी में बसा भृंग गांव ऐसा था जैसे कोई वक्त की मार से टूट चुका सपना। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल, सर्द हवाएं और खामोशी की एक मोटी परत जो हर इंसान के चेहरे पर डर की तरह चिपकी रहती थी। लोग वहां जीते थे, पर कोई ये नहीं कह सकता था कि वहां जिंदगी थी। वो बस अस्तित्व था, जैसे कोई जरूरत से मजबूर होकर ठंड से ठिठुरती, डरी हुई सांसें खींच रहा हो। कहा जाता था कि सदियों पहले ये इलाका हरा भरा और सुरक्षित था। लोग खेतों में काम करते थे, नदियों के किनारे हंसते थे, बच्चों की किलकारियां जंगलों में गूंजती थी। पर वक्त ने कब जमीन को बंजर, जंगल को खतरनाक और इंसानों को डरा हुआ बना दिया, इसका किसी को पता नहीं चला। भृंग गांव में रहने वाले लोग कई पीढ़ियों से यही थे। कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं था। पहाड़ की ऊंचाई और जंगल की गहराई दोनों ने मिलकर उन्हें कैद कर रखा था। बाहर निकलना मतलब मौत को बुलावा देना था, क्योंकि बाहर और भी खतरनाक कबीले थे जो खून के प्यासे थे। इसी डर, असहायता और अंधकार के बीच एक रात हुई जो बाकी रातों से बिल्कुल अलग थी। आसमान पर काले बादल छाए थे, ठंडी हवा इतनी तेज थी कि गांव की झोपड़ियां कांप रही थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी गांव के बीचों बीच एक झोपड़ी से एक बच्चे की चीख गूंजी, इतनी तेज, इतनी गूंजती हुई कि ऐसा लगा जैसे खुद पहाड़ भी कांप उठे हों। लोग बाहर निकल आए, डर और जिज्ञासा में। बच्चे की चीख अभी भी हवा में तैर रही थी। कुछ बुजुर्गों ने माथे पर हाथ मारा, ये अपशकुन है। कुछ ने कहा, ये कोई देवता का संकेत है। पर उस झोपड़ी के अंदर, बांस और मिट्टी से बनी चारदीवारी के बीच, एक औरत ने एक बच्चे को अपनी थकी हुई बाहों में पकड़ रखा था, जिसकी आंखें खुल चुकी थी और जो अब भी हल्की हल्की सांसों के साथ आसपास देख रहा था। उस बच्चे की आंखें साधारण नहीं थी, उनमें एक अजीब चमक थी, जैसे उनमें किसी और ही दुनिया की गहराई छिपी हो। उसकी दादी, जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा था, सूखा, युद्ध, मौत, डर, उसने बच्चे को देखकर बस एक शब्द कहा, रुद्र। रुद्र, गर्जने वाला, चुनौती देने वाला, जो चुप नहीं रहेगा, जो डर से नहीं दबेगा। गांव के लोग सुनकर सहम गए। एक तरफ लोग कह रहे थे, ये बच्चा मुसीबत लेकर आया है,
दूसरी तरफ दादी की आंखों में उम्मीद की लौ थी। रुद्र का बचपन कठिनाइयों में बीता। पहाड़ों की ठंड, जंगलों का डर, आसपास के कबीलों की धमकियां, ये सब उसके लिए नए नहीं थे। पर बाकी बच्चों के विपरीत उसने इनसे डरना नहीं सीखा। उसने इन्हें समझना शुरू किया। वो अकेला पहाड़ों पर चढ़ता, घाटियों में उतरता, नदियों के बहाव को गौर से देखता। वो जानना चाहता था कि ये नदियां कहां से आती हैं, क्यों आती हैं, और क्या इन्हें रोका जा सकता है। वो पेड़ों की जड़ों को, चट्टानों की दरारों को, बर्फ की परतों को ध्यान से देखता। गांव के बाकी बच्चे उससे कतराते थे। उन्हें लगता था रुद्र अजीब है। बाकी बच्चों को जहां जंगल से डर लगता, रुद्र को वहां जिज्ञासा होती। जहां लोग नदी को पूछते थे, रुद्र उस पर सवाल उठाता। क्यों हम नदी को भगवान मानते हैं? उसने एक दिन अपने दादा से पूछा। दादा चुप रहे। क्यों हम इस डर में जीते हैं? क्या बाहर की दुनिया में बस मौत है? दादा ने सिर झुका लिया। अगर डर में जीना ही हमारी नियति है, तो फिर जम लेने का क्या मतलब? इस सवाल का कोई जवाब किसी के पास नहीं था। रुद्र बड़ा होता गया। उसका शरीर मजबूत होने लगा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और गुस्सा दोनों एक साथ पलने लगे। उसके सवालों से गांव के बुजुर्ग परेशान हो उठे। वे कहते थे कि ये लड़का सरहदें पार करेगा, समस्याएं बुलाएगा। और फिर वह दिन आया जिसने रुद्र की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। एक शाम जब रुद्र जंगल से लौट रहा था, उसने देखा कि गांव की सीमा पर कुछ अजनबी लोग छिपे बैठे हैं। उनके पास भाले थे, चेहरे पर आक्रामकता थी। रुद्र ने गांव में जाकर बताया, पर बुजुर्गों ने उसे चुप करवा दिया। डर फैलाना मत। पर रुद्र नहीं रुका। वो छिपकर देखता रहा। वो जानता था कि कुछ गड़बड़ है, और अगले ही दिन उसका शक सही साबित हुआ। उन अजनबियों ने रात में हमला कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार, आग, खून। गांव में पहली बार इतनी नजदीक से मौत देखी गई। रुद्र ने देखा कि कैसे इंसान का दुश्मन बन सकता है। वो समझ गया कि सबसे बड़ा खतरा जंगली जानवर नहीं, खुद इंसान है। उस रात पहली बार खून बहा, और उस खून ने रुद्र की मासूमियत बहा दी। उसने देखा बुजुर्ग भाग रहे हैं, माएं अपने बच्चों को छुपा रही है, जवान लड़के डर से कांप रहे हैं। रुद्र को गुस्सा आया। ये वही डर था जिसने इन लोगों को कमजोर बना दिया था। उसी रात उसने फैसला कर लिया, वो केवल सवाल नहीं करेगा, वो बदलाव लाएगा। डर को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। जो लोग सोचते हैं कि नियति को बदला नहीं जा सकता, उन्हें गलत साबित करेगा। उसने खुद से वादा किया, ये गांव, ये लोग, ये कबीले, इन सबकी सोच बदलनी ही होगी। और अगर उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, तो वो भी लड़ेगा। रुद्र जानता था कि उसकी राह आसान नहीं होगी, पर वो हारने के लिए नहीं बना था। जिस दिन उसकी जिंदगी में पहली बार खून बहा, जिस दिन उसने पहली बार देखा कि इंसान का दुश्मन बन सकता है, वो दिन उसकी सोच और उसके इरादों को पत्थर की तरह कठोर बना गया। अध्याय 2। बालक जिसने पहाड़ों से सवाल किए। कैलाश की तलहटी में बसा भरिंग गांव बाहर से देखने में जितना शांत लगता था, भीतर से उतना ही टूटा और डरा हुआ था। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल, पत्थर की गलियां और लकड़ी की झोपड़ियां, ये सब देखने में सुंदर थे, पर इनके बीच पल रहा डर, बेबसी और हार की कहानियां कोई नहीं देख पाता था। रुद्र का जन्म इसी माहौल में हुआ था। वो जानता था कि ये जगह जितनी सुंदर दिखती है, असल में उतनी ही खतरनाक है। लोग इसे भगवान की धरती कहते थे, पर रुद्र बचपन से ही देखता आ रहा था कि अगर भगवान सच में यहां है, तो उनके पीछे छिपा डर कहीं ज्यादा बड़ा है। रुद्र जब 5-6 साल का हुआ, तभी से उसकी आंखों में बाकी बच्चों से अलग चमक थी। बाकी बच्चे जहां अपने खेल में व्यस्त रहते, वो आसपास की दुनिया को देखने समझने में उलझा रहता। वो जानना चाहता था कि ये पहाड़ इतने कठोर क्यों हैं, जंगल इतना गहरा क्यों है, और इंसान इतना डरा हुआ क्यों है।
जब उसकी उम्र के बच्चे नदियों के किनारे कंकड़ फेंक कर खेलते थे, रुद्र चुपचाप उन पत्थरों को गौर से देखता। उसे समझना था कि पानी का बहाव कैसे काम करता है, कैसे नदियां गांव तक आती हैं, और क्यों हर बार बारिश के बाद गांव के खेत तबाह हो जाते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे देखकर परेशान रहते। वे सोचते थे कि ये लड़का बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं है। वो क्यों हर चीज पर सवाल करता है। कोई कहता कि उसके सिर पर कुछ अशुभ साया है, कोई कहता कि उसका जन्म ही अपशकुन है। पर उसकी मां जानती थी कि ये बच्चा बाकी सबसे अलग है। उसकी आंखों में जो सवाल है, वे केवल उसकी जिंदगी ही नहीं, पूरे गांव की तकदीर बदल सकते हैं। एक दिन जब रुद्र 7 साल का था, वो गांव से बाहर जंगल की तरफ चला गया। वहां जहां बाकी बच्चे जाने से डरते थे, वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जंगली झाड़ियां थी और घना सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग कहते थे कि उस जंगल में जंगली जानवर है, भूत प्रेत है और मौत छुपकर बैठी रहती है। पर रुद्र डरता नहीं था। उसके भीतर डर से बड़ा सवाल था। क्यों? वो जानना चाहता था कि क्या सच में जंगल में केवल मौत है या कोई और दुनिया है जिसे गांव के लोग देखना नहीं चाहते। जंगल में चलते हुए उसे दूर दूर तक सिर्फ हरियाली और चुप्पी दिखी। उसकी आंखों ने देखा कि कैसे पेड़ आसमान से बात करते हैं, कैसे जंगली फूल बिना किसी इंसान के खिलते हैं और कैसे पक्षियों की आवाज हर डर को पीछे छोड़ देती है। उसे समझ नहीं आया कि गांव के लोग इस जगह से इतना डरते क्यों हैं। हां, खतरनाक जानवर हैं, पर जानवर तो गांव के अंदर भी है, लालच, डर और हार के रूप में। रुद्र ने उसी दिन तय कर लिया कि वो इन पहाड़ों से, इन जंगलों से और इस पूरे माहौल से सवाल करेगा। अगर कोई जवाब नहीं देगा तो वो खुद ढूंढ निकालेगा। जब वो वापस गांव लौटा तो उसकी मां ने उसे डांटा। तू वहां गया था, तुझे पता है कितना खतरा है? रुद्र ने शांत भाव से कहा, अगर हम हर उस जगह से डरते रहेंगे जहां खतरा है, तो जिंदगी बस झोपड़ी के भीतर ही कट जाएगी। उसकी मां चुप हो गई। वो जानती थी कि ये लड़का आगे जाकर कोई आम इंसान नहीं बनेगा। समय बीतता गया। रुद्र की जिज्ञासा और जिद दोनों बढ़ते गए। वो गांव के बुजुर्गों से सवाल करता, क्यों हम हर बार बारिश में अपने खेत पर जाने देते हैं? क्यों हम हर बार बाहर के कबीलों से डरते हैं? क्यों हम जंगल में नहीं जाते? क्यों हम खुद को इतना कमजोर मानते हैं? पर जवाब में उसे बस गालियां मिलती, डांट मिलती या फिर चुप्पी। बुजुर्गों का एक ही जवाब होता, ऐसा हमेशा से होता आया है। पर रुद्र इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। उसे ये हमेशा से वाली सोच पसंद नहीं थी। उसे यकीन था कि अगर कोई बदलाव नहीं लाया तो ये हमेशा से वाली तकदीर ही सबको खत्म कर देगी। धीरे धीरे गांव में 2 तरह की सोच बनने लगी। एक, जो रुद्र को पागल, विद्रोही और समाज के लिए खतरा मानते थे। दूसरी, जो उसकी बातों में छिपी सच्चाई को समझने लगे थे। पर रुद्र किसी को मनाने में नहीं लगा। वो बस सवाल करता रहा, जवाब ढूंढता रहा। और फिर वह दिन आया जिसने रुद्र की मासूमियत खत्म कर दी, जिसने उसके भीतर की आग को कभी न बुझने वाला ज्वाला बना दिया। अध्याय 3, जब पहली बार रक्त बहा। वो शाम बाकी शामों से अलग नहीं थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। ठंडी हवा गांव में फैल रही थी। लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे। बच्चे खेलकूद बंद कर रहे थे। रुद्र अकेला गांव की सीमा पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसे इन पहाड़ों की खामोशी खटक रही थी। उसे लगता था कि जैसे ये पहाड़ भी गांव के डर को समझ चुके हैं, इसलिए हमेशा चुप रहते हैं। तभी उसकी नजर जंगल की तरफ गई। कुछ अजनबी चेहरे, जिन पर आक्रामकता थी, छिपते छुपाते गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथ में भाले थे, शरीर पर जानवरों की खालें थी और चाल में हिंसा थी। रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना वक्त गवाए गांव में जाकर बताया। बुजुर्गों ने सुना, पर हमेशा की तरह उसे डांट दिया। तू हर वक्त डर फैलाता रहता है, कोई नहीं आएगा।
पर रुद्र जानता था कि इस बार उसकी आंखें झूठ नहीं देख रही थी। वो चुपचाप वापस सीमा पर चला गया। अंधेरा होते होते उसने देखा कि वही अजनबी लोग छुप छुप कर गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। रुद्र को समझ आ गया कि हमला होने वाला है। उसने भागकर अपनी मां को, कुछ दोस्तों को बताया। कुछ ने उसकी बात मानी, कुछ ने मजाक उड़ाया। पर जब रात के तीसरे पहर चारों तरफ चीखें गूंजी, आग की लपटें उठीं और खून की बूंदें जमीन पर गिरी, तब सबको समझ आ गया कि रुद्र सही था। वो हमला इतना अचानक था कि गांव के लोग संभल नहीं पाए। अजनबी लुटेरे गांव में घुस आए। जिसने भी विरोध करने की कोशिश की उसे मार दिया। झोपड़ियों में आग लगा दी गई। औरतें चिल्ला रही थी, बच्चे रो रहे थे, मर्द जान बचाकर भाग रहे थे। रुद्र ने पहली बार इतने नजदीक से देखा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसने देखा कि डर कैसे इंसानों को पंगु बना देता है। उसने देखा कि कैसे गांव के बुजुर्ग, जो हमेशा शेर की तरह बातें करते थे, अब चूहों की तरह छुप रहे थे। उस रात पहली बार रुद्र ने खून बहते देखा। सिर्फ जख्म का खून नहीं, बल्कि हार का खून, बेबसी का खून। उसने देखा कि जो लोग सोचते थे कि भगवान उनकी रक्षा करेगा, वही लोग अब भगवान को भी भूल चुके थे। अब केवल डर, चीखें और मौत बची थी। पर रुद्र चुप नहीं बैठा। उसने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर छुप छुपाकर कुछ बच्चों और औरतों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। उसने अपने भीतर पहली बार एक नई आग महसूस की, बदलाव की, विरोध की, नेतृत्व की। उस रात जब हमला खत्म हुआ, जब लुटेरे चले गए, गांव तबाह हो चुका था। झोपड़ियां जली पड़ी थी, खेत रौंदे गए थे और लोगों की आंखों में हार थी। पर रुद्र की आंखों में हार नहीं थी। उसकी आंखों में पत्थर जैसी कठोरता थी। उसने तय कर लिया कि अब वो सिर्फ सवाल नहीं करेगा, अब वो लड़ाई भी लड़ेगा। अब वो गांव को बदल कर रहेगा। जिस दिन उसकी जिंदगी में पहली बार खून बहा, जिस दिन उसने पहली बार देखा कि इंसान का दुश्मन बन सकता है, उस दिन उसकी सोच हमेशा के लिए बदल गई। उसके इरादे पत्थर की तरह कठोर हो गए। अब वो केवल बालक नहीं रहा, अब वो आग बन चुका था, जो एक दिन पूरे पहाड़ों को बदल कर रख देगी। अध्याय 4, विद्रोही या मार्गदर्शक। भरिंग गांव पर हमला हुए कुछ महीने बीत चुके थे। उस रात की आग बुझ गई थी, मगर लोगों के दिलों में जो राख बची थी, वो अब भी उड़ रही थी। झोपड़ियों को दोबारा खड़ा कर दिया गया था। खेतों में दोबारा बीज बो दिए गए थे, पर आंखों में जो डर बैठ गया था, वो अब भी वही था। पर एक चीज जो पूरी तरह बदल चुकी थी, वो था रुद्र। वो अब सिर्फ गांव का एक जिज्ञासु बालक नहीं रहा था। वो अब ऐसा नौजवान बन चुका था जिसके सवाल लोगों को असहज करते थे और जिसकी आंखों में चमकते इरादे बुजुर्गों को डरा देते थे। हमले के बाद से ही रुद्र की बातें गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। कोई कहता, ये लड़का पागल है, बर्बादी बुला रहा है। कोई कहता, इसकी आंखों में वही आग है जो किसी दिन इस गांव को बचा सकती है। गांव 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा जो डर में जीना चाहता था, जो मानता था कि भाग्य जैसा चलता है उसे वैसा ही चलने देना चाहिए, और दूसरा हिस्सा जो रुद्र की बातों से सहमत था, जो बदलाव चाहता था, पर डर की वजह से खुलकर कुछ कहने से कतराता था। रुद्र को परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो जानता था कि जिस गांव में बच्चे भूख से मरते हैं, जवान लड़के बिना वजह मार दिए जाते हैं और औरतें हमेशा डर में जीती हैं, उस गांव में चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बात कहेगा, चाहे लोग उसे विद्रोही कहें या पागल। उसकी बातें सीधी थी, पर लोगों के सीने में कांटे की तरह चुभती थी। हम कब तक छुपते रहेंगे? हम कब तक जंगल को दुश्मन समझते रहेंगे? हम कब तक दूसरों के रहमो करम पर जिएंगे? कब तक हमारी औरतें डर में रहेंगी? गांव के बुजुर्ग,
जो अपने अनुभव का बड़पन दिखाते थे, रुद्र से चिढ़ने लगे थे। उनका मानना था कि ये लड़का बाकी सबका दिमाग खराब कर देगा। उनके लिए रुद्र विद्रोही था, बर्बादी की जड़ था। लेकिन कुछ युवा थे जो भीतर ही भीतर उसकी बातों को मानते थे। वरुण, वो शिकारी जो रुद्र का पहला साथी बन चुका था, अक्सर कहता, अगर सवाल पूछना विद्रोह है तो हां, हम विद्रोही हैं। अगर बदलाव की बात करना पागलपन है तो हम पागल हैं। पर जो इस डर में जीते हैं, असल में सबसे ज्यादा पागल वही है। रुद्र जानता था कि अकेले शब्दों से बदलाव नहीं आता। उसे लोगों का भरोसा जीतना होगा। उसे ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ बातों में नहीं, काम में भी आगे है। इसी सोच के साथ उसने गांव में एक छोटी सी सभा बुलाने की ठानी। सभा, ये शब्द सुनकर ही बुजुर्ग चिढ़ गए। कभी किसी ने सुना है कि भृंग गांव में सभा होती है? तू कौन होता है सभा बुलाने वाला? तुझे लगता है तेरे 2-4 साथी इकट्ठे हो जाएंगे तो तू नेता बन जाएगा? पर रुद्र रुका नहीं। उसने साफ कहा, नेता बनने का शौक नहीं है मुझे, पर डर में जीने का भी कोई इरादा नहीं। सभा का दिन तय हुआ। वो कोई बड़ा आयोजन नहीं था। नदी किनारे एक खुली जगह पर कुछ लोग इकट्ठा हुए। उनमें रुद्र के कुछ साथी थे, वरुण था, कुछ उत्सुक नौजवान थे और कुछ बुजुर्ग जो देखने आए थे कि आखिर ये लड़का कहता क्या है। रुद्र ने सबके सामने खड़े होकर कहा, हम हमले के बाद भी जिंदा हैं। पर क्या हम जिंदा हैं या बस सांस ले रहे हैं? हमने दोबारा झोपड़ियां बना ली हैं। पर क्या हमारी हिम्मत भी दोबारा बनी है? हम फिर से खेती करने लगे हैं। पर क्या हमारी सोच भी उपजाऊ हुई है? लोग चुप थे। रुद्र की बातें हवा में तैर रही थी। उसने आगे कहा, अगर हम आज भी इसी डर में रहेंगे तो अगली बार जब हमला होगा तब हमारे पास बचाने को न खेत बचेंगे न लोग। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जंगल से डरना बंद करना होगा। बाहरी कबीलों से छुपना बंद करना होगा। हमें खुद को तैयार करना होगा। अपने बच्चों को मजबूत बनाना होगा। अपनी औरतों को सुरक्षित करना होगा। और सबसे जरूरी, हमें एक होना होगा। वरुण ने आगे बढ़कर कहा, अगर हम बंटे रहेंगे तो कोई भी हमें तोड़ देगा, पर अगर हम एक होंगे तो कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा। सभा खत्म हुई। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ चुपचाप चले गए, कुछ बुजुर्ग बड़बड़ाते रहे, विद्रोही लड़का गांव का नाश करेगा। पर जो बीज रुद्र बो रहा था वो धीरे धीरे जमीन पकड़ रहा था। अगले कुछ हफ्तों में कुछ नौजवान रुद्र के पास आने लगे। हमें तीर चलाना सिखाओ, हमें जंगल में जाना है, हमें भी बदलना है। रुद्र जानता था कि ये आसान नहीं होगा। गांव के बुजुर्ग उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। जो लोग बदलाव से डरते हैं वे सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। और वही हुआ। एक रात गांव में बुजुर्गों की गुप्त बैठक हुई। रुद्र को बुलाया गया। चारों तरफ कड़क चेहरे, झुकी भौहें और संदेह से भरी आंखें। मुखिया ने कहा, तू समझता क्या है खुद को? तू गांव का नियम बदल सकता है? तू बच्चों को भड़का सकता है? तू जंगल का दोस्त बन सकता है? रुद्र शांत था। उसने कहा, अगर नियम डर फैलाते हैं तो बदलने चाहिए। अगर बच्चे अंधेरे में जीते हैं तो सच्चाई दिखानी चाहिए। अगर जंगल दुश्मन नहीं है तो उसे दोस्त समझना चाहिए। बुजुर्ग भड़क गए। तू विद्रोही है, तू समाज का दुश्मन है, तू बर्बादी बुलाएगा। रुद्र ने केवल इतना कहा, अगर सच बोलना विद्रोह है तो हां, मैं विद्रोही हूं। अगर बदलाव लाना बर्बादी है तो हां, मैं बर्बादी हूं। पर मैं डर में जीकर अपनी आत्मा नहीं मारूंगा। बात बढ़ गई। बुजुर्गों ने चेतावनी दी, अगर तू नहीं रुका तो तुझे गांव से निकाल देंगे। रुद्र मुस्कुराया, अगर गांव की सीमाएं मेरी सोच को रोकती हैं तो मुझे इन सीमाओं की जरूरत नहीं। उस रात गांव में हलचल थी। कोई रुद्र को नेता मानने लगा था, कोई खतरा। पर धीरे धीरे बदलाव की हवा फैलने लगी। नौजवान जागने लगे। औरतों की आंखों में उम्मीद दिखने लगी। डर कमजोर पड़ने लगा।
रुद्र अब केवल एक विद्रोही नहीं था, वो मार्गदर्शक बन रहा था। फर्क बस इतना था, कुछ को उसका मार्ग दिख रहा था, कुछ को केवल उसका विद्रोह। अगले दिन रुद्र और उसके साथी जंगल की तरफ निकल पड़े, नए सपनों, नई सोच और नए सफर की तलाश में। और यहीं से शुरू हुई उस बदलाव की असली यात्रा, जो एक दिन इन पहाड़ों की तकदीर बदल देगी। अध्याय 5, जंगलों में पहला साथी। रुद्र उस दिन भोर से पहले ही निकल पड़ा था। गांव की संकरी गलियों में अभी सन्नाटा था, मगर उसकी आंखों में जो बेचैनी थी, वो किसी सन्नाटे से दबने वाली नहीं थी। वरुण ने भी साथ चलने की जिद की थी, पर रुद्र ने मना कर दिया। उसने कहा था, ये सफर मैं अकेला तय करूंगा। कभी कभी सवालों के जवाब अकेले ही ढूंढने पड़ते हैं। रुद्र जानता था कि जंगल में जाना आसान नहीं है। बुजुर्गों ने बचपन से ही डर बोया था। जंगल में जाना मतलब मौत बुलाना। जंगली जानवर, छुपे शिकारी, अनजान बीमारियां, जंगल में हर कदम पर खतरा है। पर रुद्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वही था, डर में जीना। उसने अपना छोटा सा झोला उठाया। उसमें सूखा खाना, पानी, पत्थर से बनी एक धारदार चाकू और अपनी मां की दी हुई पुरानी कंबल थी। उसके कदम गांव की सीमाओं को पार कर चुके थे और उसके दिल में एक ही बात थी, वो इस जंगल की असलियत जाने बिना वापस नहीं लौटेगा। जैसे ही वो गांव से बाहर आया, आसपास का नजारा बदल गया। छोटे छोटे खेतों और झोपड़ियों की जगह ऊंचे ऊंचे पेड़, घना सन्नाटा और जमीन पर फैली सूखी पत्तियों ने ले ली थी। हर ओर एक अजीब सा डर छाया हुआ था, मानो पेड़ों के बीच भी कोई छुप कर देख रहा हो। रुद्र ने गहरी सांस ली। तुम मुझे डराने की कोशिश कर सकते हो, जंगल, उसने मन ही मन कहा, पर मेरी जिज्ञासा तुम्हारे डर से बड़ी है। जंगल में कुछ ही कदम चलने के बाद उसे समझ आ गया कि यहां हर चीज अपने नियमों पर चलती है। इंसानों का कोई मतलब नहीं। यहां जानवर, पेड़, हवा, जमीन, सबकी अपनी अपनी भाषा थी। रुद्र ने अपनी चाल धीमी कर ली, कानों को चौकस कर लिया। रास्ते में उसे जंगली खरगोश भागते दिखे। दूर से एक तेंदुए की गुर्राहट सुनाई दी और पेड़ों के ऊपर चीले मंडराती दिखी। लेकिन वो रुका नहीं। उसके भीतर का डर हर कदम पर उसे रोकने की कोशिश करता, पर उसका जिद्दी मन उसे आगे बढ़ाता। रात होने तक वो जंगल के और भीतर पहुंच चुका था। उसने एक बड़ी चट्टान के पास डेरा डाला। आग जलाने की कोशिश की, पर लकड़ियां गीली थी। भूख लगी थी, पर खाने का मन नहीं हुआ। आसपास की आवाजें और सन्नाटा उसके कानों में लगातार गूंज रहे थे। उसे समझ आ गया कि यह सफर आसान नहीं होगा। रात के तीसरे पहर, जब हल्की ठंडक और घना सन्नाटा था, तभी एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। वो चौंक कर उठा, हाथ में चाकू लिया और आवाज की दिशा में देखने लगा। झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल थी। रुद्र की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कोई जानवर होगा, शायद भालू या कोई शिकारी तेंदुआ। पर अगले ही पल झाड़ियों से एक इंसानी आकृति गिरती हुई बाहर आई। वो लहूलुहान था, शरीर पर खरोंचे, कपड़े फटे हुए, चेहरा मिट्टी और खून से सना हुआ। रुद्र चौंक गया। वो संभलते हुए उस घायल इंसान के पास गया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, वो बुरी तरह घायल था। रुद्र ने उसका चेहरा साफ करने की कोशिश की। वो युवक मुश्किल से आंखें खोल पा रहा था। कांपती आवाज में बोला, पानी, थोड़ा पानी। रुद्र ने तुरंत अपने झोले से पानी निकाला और उसके होंठों से लगाया। युवक ने मुश्किल से कुछ घूंट पिए। उसकी सांसें थमी थमी लग रही थी। रुद्र ने चारों ओर देखा। इस हालत में उस युवक को छोड़ना मौत के बराबर था। उसने फैसला किया, वो इस अनजान इंसान को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी कंबल उस पर डाली, उसके घाव साफ किए, उसके पास जो जड़ी बूटियां थी उनसे मरहम लगाया। ये सब करते हुए रात बीत गई। सुबह की पहली किरणें जंगल पर पड़ी। घायल युवक की आंखें खुली।
उसने धीमे स्वर में कहा, तू कौन है? रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक सवाल करने वाला, एक जिद्दी इंसान। और तू? युवक ने धीमी हंसी में कहा, मैं विश्वासघात का शिकार। शिकार बनने आया था, शिकारी बनकर, पर खुद फंस गया। रुद्र ने उसकी बातें पूरी समझी नहीं, पर एक बात साफ थी, ये युवक दोस्त भी बन सकता है और खतरा भी। लेकिन रुद्र को पता था, जंगल में सबसे बड़ा खतरा होता है अकेलापन। उसने युवक का हाथ थामा और कहा, जख्म भरने में वक्त लगेगा, पर अगर साथ चलेगा तो रास्ता आसान होगा। युवक ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। रुद्र की जंगल की यात्रा अब अकेली नहीं रही थी, उसे अपना पहला साथी मिल चुका था। रुद्र ने उस घायल युवक को एक मजबूत लकड़ी का सहारा दिया। दोनों धीरे धीरे जंगल के भीतर बने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, जहां सूखे पत्तों का गद्दा जैसा बिछा था और ऊपर मोटे पेड़ की छाव थी। रुद्र ने उसके घाव फिर से देखे। कुछ खरोंचें गहरी थी, एक दो जगह मांस तक कट चुका था। उसने पास के पौधों की पहचान की, जिनके पत्तों को चबाकर मरहम बनाया जा सकता था। ये सब उसे अपनी मां से बचपन में सीखा था। तेरा नाम क्या है? रुद्र ने पूछा। युवक ने धीमी आवाज में कहा, ब्रह्मा। रुद्र चौंका। नाम सुनकर उसे उम्मीद नहीं थी। ब्रह्मा, जो नाम सुनने में किसी बूढ़े ऋषि या गांव के बुजुर्ग का लगता था, वो इस युवक पर कुछ अजीब लग रहा था। तू कोई गांव से है? रुद्र ने पूछा। ब्रह्मा हंस पड़ा, पर हंसी में दर्द छुपा था। गांव? नहीं, मैं उनका नहीं हूं जो खुद को सभ्य कहते हैं। मैं उनका हूं जिन्हें वो लोग लुटेरा, धोखेबाज, शिकार समझते हैं। रुद्र समझ गया, ब्रह्मा किसी बाहरी कबीले से था। वो वही लोग थे जिनसे गांव डरता था। पर इस युवक की हालत देखकर साफ था कि वो अब खुद शिकार बन चुका था। ब्रह्मा ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। हमारा कबीला हमेशा से जंगल में रहता आया है। हमें कोई गांव में नहीं अपनाता। लोग कहते हैं हम चोरी करते हैं, हमला करते हैं, शायद कुछ करते भी हैं, पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। रुद्र ने गहरी सांस ली। तो तुझ पर हमला किसने किया? ब्रह्मा ने आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज में गुस्सा और बेबसी थी। अपने ही लोगों ने। जब मैंने कहा कि हमें कबीलों को एकजुट करना चाहिए, दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, तब उन्होंने मुझे गद्दार कहा कि मैं गांव वालों का गुलाम बनना चाहता हूं। मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। रुद्र कुछ पल चुप रहा। उसने महसूस किया कि ब्रह्मा की लड़ाई भी वही थी जो उसकी खुद की थी। सवाल पूछो, बदलाव की बात करो, तो लोग दुश्मन बना देते हैं। रुद्र ने कहा, हम दोनों शायद अलग जगह से हैं, पर जख्म एक जैसे हैं। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शायद इसलिए इस जंगल ने हमें एक जगह ला खड़ा किया है। अगले कुछ दिनों तक रुद्र ने ब्रह्मा की देखभाल की। दिन में वो भोजन ढूंढता, जड़ी बूटियां लाता, रात में आग जलाकर दोनों बातें करते। धीरे धीरे ब्रह्मा का शरीर तो ठीक हो रहा था, पर दोनों की सोच में जो गहराई आ रही थी, वो असल बदलाव थी। ब्रह्मा ने जंगल की पेचीदगियों के बारे में बताया। कौन सा पौधा जहर है, कौन सा फल खाना सुरक्षित है, कहां जंगली जानवर अक्सर आते हैं, कैसे पेड़ों के निशानों से रास्ता पहचाना जा सकता है। रुद्र ने ध्यान से सब सीखा। उसने महसूस किया कि जंगल केवल खतरों से नहीं, अवसरों से भी भरा है। बस जरूरत है समझने की। एक शाम दोनों आग के पास बैठे थे। ब्रह्मा ने पूछा, तू जंगल में क्यों आया था? रुद्र ने आसमान की तरफ देखा। जवाब ढूंढने, अपने डर को हराने, अपने लोगों के लिए रास्ता तलाशने। ब्रह्मा ने सिर हिलाया। तू अकेला नहीं है, मैं भी वही चाहता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तू खुलकर लड़ रहा है, मैं अभी तक छुपता रहा। रुद्र ने कहा, छुपना अब बंद, हम दोनों साथ लड़ेंगे। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। रुद्र ने उसका हाथ थामा।
यहीं से शुरू हुई एक दोस्ती जो सिर्फ जंगल में जिंदा रहने की नहीं थी, बल्कि जंगल से बाहर निकलकर इंसानों के भीतर के जंगल को बदलने की थी। अगले कुछ दिनों में जंगल उनके लिए डर की जगह नहीं, सीखने की जगह बन गया। रुद्र और ब्रह्मा साथ साथ नदियों के किनारे चलते, गुफाओं में छुपकर आराम करते और उन जगहों पर जाते जहां आम आदमी जाने से डरता था। ब्रह्मा ने रुद्र को शिकारी की तरह सोचना सिखाया। अगर तुझे जंगल में जीना है तो सिर्फ इंसान बनकर नहीं, जानवर की तरह सोचना होगा। रुद्र ने हर पेड़, हर आवाज, हर निशान को ध्यान से देखना शुरू किया। दूसरी तरफ रुद्र ने ब्रह्मा को वो सिखाया जो उसने खुद सीखा था, लोगों को जोड़ने की ताकत। तू और मैं अलग हैं, पर हमारा दर्द एक जैसा है। अगर हम दोनों साथ चल सकते हैं तो बाकी लोग भी चल सकते हैं। फर्क बस इतनी सी सोच का है। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा गहरा होता गया। एक रात जब चांद पूरा था और जंगल में अजीब सी चमक थी, ब्रह्मा ने पूछा, तू सच में सोचता है कि गांव वाले, कबीले, जंगल के लोग सब एक हो सकते हैं? रुद्र ने बिना झिझके जवाब दिया, अगर इंसान खून बहाना सीख सकता है तो भाईचारा भी सीख सकता है। फर्क बस इतना है कि किसी ने उसे सिखाया नहीं। ब्रह्मा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद तुझे अपने गांव वाले समझ न पाए। मेरे लोग तुझे दुश्मन माने, पर मैं तेरे साथ हूं। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, बदलाव अकेला नहीं आता, उसके लिए साथी चाहिए। और अब मेरे पास पहला साथी है। उस रात पहली बार दोनों ने चैन की नींद ली, बिना डर, बिना भागे, बिना छुपे। अगली सुबह दोनों ने तय किया कि अब गांव लौटना होगा, लेकिन इस बार सिर्फ लौटना नहीं, बल्कि एक नई सोच के साथ लौटना होगा। ब्रह्मा ने कहा, तू मेरा गांव नहीं जानता, मैं तेरे गांव को ठीक से नहीं जानता, पर अगर हम दोनों मिलकर सोचें तो दोनों गांवों की तकदीर बदल सकते हैं। रुद्र ने सिर हिलाया, यही असली लड़ाई है, जंगल से बाहर की लड़ाई। दोनों ने अपने झोले उठाए, तैयार हुए। जंगल में बिताए इन दिनों ने उन्हें सिर्फ जख्म नहीं दिए थे, बल्कि समझ, अनुभव और हिम्मत दी थी। जैसे जैसे वे जंगल से बाहर निकले, रुद्र की आंखों में वही चमक थी जो गांव छोड़ते वक्त थी। फर्क बस इतना था, अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका पहला साथी था। एक ऐसा साथी जो खून, जात, कबीले, धर्म, इन सब से ऊपर इंसानियत को मानता था। रुद्र जानता था असली चुनौती अब शुरू होगी, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। अध्याय 6, ज्ञान की खोज में यात्रा। भरिंग गांव लौटने के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। रुद्र अब सिर्फ गांव का वो जिद्दी नौजवान नहीं रहा था जिसे लोग विद्रोही कहते थे। वो अब एक नया चेहरा लेकर लौटा था। आंखों में अनुभव की चमक, चलने में आत्मविश्वास और साथ में उसका पहला साथी ब्रह्मा। गांव के लोगों ने जब ब्रह्मा को देखा तो कानाफूसी शुरू हो गई। ये कौन है? किसी बाहरी कबीले से लगता है। रुद्र का नया साथी? बुजुर्ग फिर चिढ़ गए। पहले खुद विद्रोह करता है, अब बाहरियों को साथ लाता है। पर रुद्र को किसी की परवाह नहीं थी। उसने साफ कर दिया, अगर हम दीवारें खड़ी करते रहेंगे तो कभी पुल नहीं बना पाएंगे। ब्रह्मा के आने से रुद्र की बातें और मजबूत हो गई थी। ब्रह्मा जानता था जंगल को, कबीलाई राजनीति को, और ये भी कि समाज में सबसे बड़ा जहर डर और नफरत है। दोनों ने तय किया कि अब सिर्फ गांव तक सीमित रहना बेवकूफी होगी। अगर असली बदलाव लाना है तो पूरी घाटी, आसपास के कबीले, पहाड़ों के लोग, सबको समझना होगा। हमें जानना होगा कि बाकी लोग कैसे जीते हैं, किससे डरते हैं, किसे अपना समझते हैं, किसे दुश्मन मानते हैं। यही सोचकर उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। यह कोई पलायन नहीं था, यह खोज थी, ज्ञान की, अनुभव की और असलियत की। सुबह के समय दोनों ने गांव को अलविदा कहा। कुछ नौजवान उनकी आंखों में उम्मीद लेकर देख रहे थे। बुजुर्ग चुप थे,
पर उनकी आंखों में असहमति साफ थी। रुद्र और ब्रह्मा दोनों चलते रहे, पहाड़ी रास्तों पर, पत्थरीली जमीन पर, कभी नदियों के किनारे, कभी जंगलों के भीतर। रास्ता आसान नहीं था, न ठिकाना तय था, न मंजिल। बस एक ही लक्ष्य था, लोगों से मिलना, सीखना और समझना। रास्ते में उन्हें कई अनजान कबीले मिले। कुछ दोस्ताना थे, कुछ अजनबीपन से भरे। कहीं स्वागत मिला, कहीं शक। पर दोनों ने हर जगह सवाल किए। तुम्हारा समाज कैसे चलता है? कौन नेता है? लोग सुरक्षित हैं या डर में जीते हैं? क्या सब मिलकर रहते हैं या बंटे हुए हैं? रुद्र ने देखा कि हर जगह एक बात समान थी। लोग डरे हुए थे, कोई बड़े कबीलों से, कोई प्राकृतिक आपदा से, कोई बाहरी आक्रमणकारियों से। डर हर तरफ था। कुछ जगह उसे ऐसे नेता मिले जो सत्ता के नशे में अंधे थे। वे लोगों को धर्म, जात, कबीले के नाम पर बांटते थे, बदलाव की बात करने वालों को दबा देते थे। रुद्र ने यह देखा और महसूस किया कि उसका सपना इतना आसान नहीं है। इंसानों के दिलों में जमी डर और नफरत की दीवारें यूं ही नहीं टूटेंगी। पर वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। हर जगह, हर मुलाकात, हर सवाल ने उसे और मजबूत किया। एक शाम जब वे एक नदी किनारे रुके, ब्रह्मा ने कहा, क्या तुझे नहीं लगता ये सब बेकार है? लोग बदलना ही नहीं चाहते। रुद्र ने कहा, शायद, पर अगर हमने कोशिश नहीं की तो हम भी उन बुजुर्गों जैसे हो जाएंगे, डर में जीते, बदलाव से भागते। ब्रह्मा चुप हो गया। उसे पता था रुद्र जो कह रहा है वही सच है। रात गहराती रही। नदी की कलकल, जंगल की आवाजें और दोनों की आंखों में अगले सफर की बेचैनी। रुद्र और ब्रह्मा की यात्रा अब पहाड़ों के उस पार की घाटियों तक पहुंच चुकी थी। यहां के लोग अलग थे, उनकी भाषा में फर्क था, कपड़ों में फर्क था, पर डर, राजनीति और समाज की लड़ाई हर जगह वही थी। कई बड़े बड़े कबीले थे जो छोटे कबीलों पर राज करते थे। कहीं धर्म के नाम पर लोगों को डराया जाता था। कहीं जंगल के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए खूनी लड़ाइयां होती थी। रुद्र हर जगह बैठता, लोगों से बात करता, बच्चों से खेलता, बुजुर्गों से सुनता, जवानों से सवाल करता। धीरे धीरे वो समझने लगा कि समाज के असली जख्म कहाँ है। एक जगह, एक गांव में उसने देखा कि वहां के मुखिया ने आसपास के छोटे कबीलों को गुलाम बना रखा था। जंगल, पानी, खेत, सब पर उसका कब्जा था। जो विरोध करता उसे सजा मिलती। रुद्र ने वहां के कुछ युवकों से बात की। क्यों सहते हो ये सब? उन्होंने थकी आवाज में कहा। विरोध करने का मतलब है अपने परिवार को खतरे में डालना। यहां आवाज उठाने वालों की लाशें मिलती हैं। रुद्र का खून खौल गया। ब्रह्मा ने उसे संयम से रोका। हर जगह लड़ना हल नहीं, पहले लोगों के भीतर का डर हटाना होगा। रुद्र ने समझा, बदलाव का मतलब तलवारें उठाना नहीं, सोच बदलना है। अगले कुछ दिनों में वह और ब्रह्मा गांव गांव घूमते रहे, लोगों से बातें करते, अपनी कहानियां सुनाते। रुद्र हर जगह यही समझाने की कोशिश करता, अगर हम बंटे रहेंगे तो कोई न कोई हम पर राज करेगा। अगर एकजुट हुए तो कोई हमें झुका नहीं सकता। लोग सुनते थे, कुछ सहमत होते, कुछ हंसते थे, पर बीज बोया जा चुका था। कहीं कहीं उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। कुछ कबीलों के नेता रुद्र को पसंद नहीं करते थे। उनके लिए रुद्र खतरा था, उनके झूठ, उनके डर और उनके सत्ता के खेल के लिए। एक दिन जब दोनों एक पहाड़ी गांव में थे, रात को अचानक हमला हुआ। कुछ नकाबपोश लोग उनके डेरे पर टूट पड़े। लाठी, पत्थर, चाकू, हर तरफ अफरातफरी मच गई। रुद्र ने समझ लिया, ये कोई मामूली हमला नहीं, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि बदलाव की बात फैले। ब्रह्मा ने फुर्ती से रुद्र को जंगल की तरफ खींचा। दोनों भागते रहे, कांटों से, पत्थरों से बचते, सांसें तेज, धड़कने उफान पर हिम्मत जिंदा।
सुबह होते होते दोनों एक सुरक्षित गुफा में पहुंचे। वहां दोनों ने राहत की सांस ली। ब्रह्मा ने गुस्से में कहा, दुनिया ऐसे नहीं बदलेगी, ये लोग मार देंगे तुझे। रुद्र ने थके पर दृढ़ आवाज में कहा, अगर डर के मारे चुप रहूं तो मैं पहले ही मर चुका हूं। ब्रह्मा चुप हो गया। उसे पता था रुद्र की जिद कोई मामूली जिद नहीं, ये उसकी आत्मा में बसी आग थी। अगले कुछ दिनों तक दोनों छुपते रहे, लेकिन रुकना उनके स्वभाव में नहीं था। जैसे ही हालात सुधरे, दोनों फिर निकल पड़े। अगली घाटी, अगला गांव, अगला सवाल। रास्ता लंबा था, लड़ाई अभी बाकी थी, पर रुद्र जानता था असली जीत वहां मिलेगी जहां लोग डर से आजाद होंगे। रुद्र और ब्रह्मा की यात्रा अब कई महीनों में बदल चुकी थी। मौसम बदले, रास्ते बदले, लोग बदले, पर एक बात नहीं बदली, इंसानों में बंटवारे का जहर। रुद्र हर जगह गया। छोटे पहाड़ी गांव, नदी किनारे बसे कबीले, जंगलों के भीतर छिपे समुदाय, मैदानों में संघर्षरत किसान, हर जगह उसने एक ही चीज देखी। लोग बंटे हुए थे। जात, कबीला, धर्म, रंग, भाषा, इन सब ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया था। नेता इसी बंटवारे पर राज कर रहे थे। लोग डरे हुए थे, टूटे हुए थे। रुद्र कभी कभी थक जाता। रात को आग के पास बैठकर सोचता, क्या ये सब बदल सकता है? ब्रह्मा उसके पास बैठता। दोनों खामोश रहते, पर दोनों जानते थे ये खामोशी सिर्फ बाहर की है, भीतर सवालों की आग जल रही है। एक दिन दोनों एक बहुत पुराने कबीले में पहुंचे। वहां के बुजुर्गों ने उन्हें बुलाया। रुद्र ने अपनी बातें रखी। एक बुजुर्ग ने ध्यान से सुनने के बाद कहा, बेटा, तू जो कहता है वो सही है, पर तू अकेला है। दुनिया को बदलने के लिए अकेला होना काफी नहीं। रुद्र ने विनम्रता से सिर झुकाया, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा पहला साथी है, और मैं जानता हूं जब सच्ची बात फैलती है तो साथी खुद जुड़ते जाते हैं। बुजुर्ग मुस्कराए, अगर तेरी बात में दम है तो लोग तुझसे जुड़ेंगे, पर याद रख, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, इंसान के भीतर होता है। रुद्र ने उन शब्दों को दिल में बसा लिया। उस दिन के बाद रुद्र की यात्रा सिर्फ जगहों की नहीं रही, ये लोगों के दिलों तक पहुंचने की यात्रा बन गई। उसने समझा, बदलाव केवल लड़ाई से नहीं, सोच बदलने से आता है। धीरे धीरे कुछ और लोग उनसे जुड़ने लगे। कोई शिकारी था, कोई किसान, कोई पुराना सैनिक, कोई जवान जो बदलाव चाहता था। रुद्र की टोली छोटी थी, पर मजबूत थी। ब्रह्मा ने एक दिन कहा, हम अब सिर्फ दो नहीं हैं। तूने जो आग लगाई थी वो अब फैल रही है। रुद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये आग डर जलाने के लिए है, नफरत नहीं। अंत में जब उनकी यात्रा पूरी घाटी में घूम चुकी थी, दोनों एक चोटी पर खड़े होकर दूर तक देख रहे थे। ब्रह्मा ने कहा, कभी सोचा था तू गांव छोड़कर इतना कुछ देखेगा? रुद्र ने कहा, नहीं, पर अब मुझे समझ आया, बदलाव लाना है तो अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ता है। उसने दूर देखते हुए कहा, अब अगला कदम है लोगों को संगठित करना, बांध बनाना, बस्तियां बसाना, और ऐसा तंत्र खड़ा करना जो तलवारों से नहीं, सोच से चले। ब्रह्मा ने सिर हिलाया, तो चल, अगली लड़ाई की तैयारी करते हैं। रुद्र की यात्रा खत्म नहीं हुई थी। असल में ये तो बस शुरुआत थी। अध्याय 7, पहाड़ों की पहली सभा। रुद्र कई महीनों से गांव गांव, जंगल जंगल घूम चुका था। उसने देखा था कि इंसान केवल भूख और बीमारी से नहीं मरता, वो बंटवारे, डर और नफरत से भी मरता है। जहां भी वो गया, उसने एक ही कमी देखी, लोग बिखरे हुए थे। हर कबीला खुद को अलग मानता था, हर नेता खुद को सर्वोच्च, हर झोपड़ी के भीतर डर छुपा बैठा था। पर रुद्र जानता था, अगर लोगों को सच में सुरक्षित करना है, अगर आने वाली पीढ़ी को डर के साए से बाहर निकालना है, तो सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। अब वक्त था
एकजुट होने का रुद्र ने तय कर लिया था। वो पहाड़ों में पहली बार एक सभा बुलाएगा। ऐसी सभा जिसमें सभी कबीले, गांव, समुदाय सब आएंगे। जहां कोई तलवारें नहीं होंगी, नफरत नहीं होगी, सिर्फ बातचीत होगी। पर यह आसान नहीं था। ब्रह्मा ने जब सुना तो उसने तुरंत कहा, लोग नहीं आएंगे। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर भरोसा टूटने की वजह है तो भरोसा जोड़ने का कोई तो पहला कदम लेना पड़ेगा। दोनों ने गांव-गांव संदेश भेजना शुरू किया। वो खुद गए, अपने कुछ साथियों को भेजा। जंगल के भीतर छुपे कबीलों तक, नदी पार बसे लोगों तक, दूर दूर तक खबर भेजी गई। रुद्र बुला रहा है, पहाड़ों की पहली सभा में आओ। अपनी बातें कहो, दूसरों की सुनो, लड़ाई छोड़ो, समझने का मौका दो। कुछ लोग हंसे, बातचीत, इससे कुछ नहीं बदलेगा। कुछ ने डर से मना कर दिया, हम दुश्मनों के साथ नहीं बैठेंगे। पर कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में उम्मीद जागी। रुद्र जानता था, पहली बार में सब नहीं आएंगे, लेकिन शुरुआत करना जरूरी था। सभा के लिए जगह तय की गई। पहाड़ की एक समतल चोटी, वहां से घाटी, जंगल और दूर दूर तक फैला इलाका दिखता था। ये जगह हर किसी के लिए बराबर थी, न किसी का कब्जा, न किसी की सीमा। सभा से 2 दिन पहले रुद्र और उसके साथी वहां पहुंचे। जगह को साफ किया गया, कुछ चट्टानों को हटाया, लकड़ियों से अस्थायी बैठक बनाई। कहीं आग जलाने की व्यवस्था, कहीं पानी इकट्ठा करने का इंतजाम। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध की तैयारी है। रुद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये युद्ध नहीं, ये भरोसे की तैयारी है। सभा के दिन सुबह से लोग आना शुरू हो गए। कोई पैदल, कोई घोड़ों पर, कोई नावों से नदी पार कर। हर किसी के चेहरे पर जिज्ञासा थी, पर आंखों में डर भी। हर कोई अपने हथियार लेकर आया था, कोई भी निहत्था नहीं था। रुद्र ने उन्हें मना नहीं किया। वो जानता था, डर इतनी जल्दी नहीं जाता। सभा शुरू होने से पहले रुद्र चुपचाप एक किनारे बैठ गया। वह भी इंसान था, उसके भीतर भी घबराहट थी। क्या लोग सुनेंगे? क्या कोई हमला करेगा? क्या ये सारी मेहनत बेकार जाएगी? पर तभी ब्रह्मा उसके पास आया। उसने हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे लोग अब बढ़ रहे हैं, भरोसा रख। रुद्र ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। सभा शुरू होने का वक्त आ चुका था। चट्टानों पर बने अस्थाई मंच पर रुद्र खड़ा हुआ। उसके सामने घाटी भर के चेहरे थे, अलग अलग रंग, वेशभूषा, बोलियां। कुछ आंखों में डर, कुछ में गुस्सा, कुछ में उम्मीद। रुद्र ने न कोई भाषण लिखा था, न कोई दिखावा करना था। उसने वही बोला जो दिल से निकला, मैं रुद्र हूं। कोई राजा नहीं, कोई देवता नहीं, न कोई महापुरुष। मैं भी उसी मिट्टी से बना हूं जिस पर तुम चलते हो। मैं भी उसी डर में बड़ा हुआ हूं जिसमें तुम जीते हो। पर मैं अब थक गया हूं डरते डरते, और मुझे लगता है तुम भी थक चुके हो। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माहौल में चुप्पी थी, पर वो चुप्पी गहरी थी। रुद्र ने आगे कहा, हम हमेशा लड़ते रहे, जमीन के लिए, पानी के लिए, सम्मान के लिए। पर सोचो, क्या मिला? हर साल कुछ लोग मरते हैं, कुछ बेघर होते हैं, कुछ गुलाम बनते हैं, और जो बच जाते हैं वे डर में जीते हैं। क्या यही जिंदगी है? एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। उसकी दाढ़ी सफेद थी, पर आंखों में अभी भी आग थी। तू कहता है, डर छोड़ो, लड़ना छोड़ो, पर जब कोई हमारा हक छीनता है तब क्या करें? रुद्र ने उसकी तरफ देखा। लड़ाई तब होनी चाहिए जब कोई हमें गुलाम बनाना चाहे, पर अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो जो असली दुश्मन है वो ताकतवर होता जाएगा। सभा में कुछ लोग सिर हिलाने लगे, पर तभी एक नौजवान खड़ा हुआ। तू नया है, रुद्र,
तूने हमारे जख्म नहीं देखे। तेरे जैसे लोग आते हैं, बातें करते हैं, फिर चले जाते हैं। असली दर्द हम झेलते हैं। रुद्र ने उसकी बात सुनी, फिर कहा, मैं यहां घूम कर आया हूं। मैंने जख्म देखे हैं, सूनी आंखें देखी है, जली बस्तियां देखी है। तुम सबने दर्द अकेले सहा है, पर अब वक्त है हम अपना दर्द बांटे, तभी वो हल्का होगा। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। लोग खुलकर बोलने लगे। किसी ने कहा उसके गांव पर हमला हुआ था। किसी ने बताया उसके कबीले के लोग भूख से मरे। किसी ने पुराने नेताओं के अत्याचार बताए। रुद्र चुपचाप सुनता रहा। वो जानता था ये वक्त भाषण देने का नहीं, लोगों का दर्द समझने का है। ब्रह्मा उसके पास आकर बोला, देख, तूने जो बीज बोया था वो अब अंकुरित हो रहा है। लोग बोल रहे हैं ये शुरुआत है। रुद्र ने सिर हिलाया, पर उसे पता था हर शुरुआत आसान नहीं होती। विरोध अभी बाकी था। सभा खत्म होने से पहले एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा हुआ। उसकी आंखों में शंका थी। हम तेरी बातें सुन रहे हैं, पर भरोसा करना मुश्किल है। तू कौन है? तेरा कोई कबीला नहीं, कोई सेना नहीं। अगर हम तेरे पीछे चले तो क्या गारंटी है तू हमें छोड़ नहीं देगा? रुद्र ने गहरी सांस ली। सच कहूं, मेरे पास कोई गारंटी नहीं। मैं न कोई वचन दे सकता हूं, न कोई इनाम, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं झूठ, डर और बंटवारे के खिलाफ बोलता रहूंगा। जो मेरे साथ चलना चाहे उसका स्वागत है, जो नहीं चलना चाहता उसकी मर्जी, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे एक एक कर कुछ लोग खड़े हुए। मैं तेरे साथ हूं। मैं भी। अब बहुत सह लिया। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, तूने आग जला दी है रुद्र, अब इसे हवा देने का वक्त है। रुद्र ने दूर पहाड़ों को देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी। ये शुरुआत थी, असली लड़ाई अभी बाकी थी। सभा खत्म होने में अब कुछ ही क्षण बचे थे। चारों तरफ लोग खड़े थे। कुछ के चेहरों पर संकोच, कुछ पर उत्साह, तो कुछ पर गहरा संदेह। पर एक बात अब साफ थी, चिंगारी लग चुकी थी। रुद्र ने देखा कि छोटे छोटे कबीले जो कभी दुश्मन थे, अब एक ही जगह खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। कोई अपनी तकलीफें साझा कर रहा था, कोई भविष्य की उम्मीदें। ये पहले कभी नहीं हुआ था। ब्रह्मा उसके पास आकर बोला, तूने जो कहा वो लोगों ने सुना, पर याद रख, सुनना एक बात है, बदलना दूसरी। अभी असली काम बाकी है। रुद्र ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं, यही तो शुरुआत है। दीवारें गिराने में वक्त लगता है, पर अगर एक भी ईंट हटी तो समझ लो दरार आ चुकी है। सभा के अंत में रुद्र ने सबके सामने फिर से अपनी बात दोहराई। आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं, ये छोटी बात नहीं। शायद कल हम में से कुछ फिर से डर में लौट जाएंगे। कुछ को धमकियां मिलेंगी, कुछ को लालच मिलेगा, पर अगर हम में से कुछ लोग भी डटे रहें तो धीरे धीरे ये लड़ाई बड़ी होगी। ये लड़ाई तलवारों से नहीं, सोच से जीती जाएगी। सभा खत्म होने के बाद लोग अलग अलग दिशा में चले गए। कुछ के मन में विश्वास था, कुछ के मन में डर, पर एक बात पक्की थी, अब रुद्र का नाम हर गांव, हर कबीले, हर पहाड़ी में गूंजने लगा था। अगले कुछ हफ्तों में बदलाव दिखने भी लगा। छोटे छोटे कबीले आपस में मिलकर शिकार करने लगे। पानी के स्रोत साझा होने लगे। कुछ जगहों पर नेताओं ने आपसी समझौते किए, पर जहां उम्मीद बढ़ी वही खतरे भी बढ़े। बड़े लालची नेताओं को ये एकता पसंद नहीं आई। उन्होंने रुद्र को खतरा मान लिया। उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे। कुछ जगह रुद्र के समर्थकों पर हमले भी हुए। ब्रह्मा ने एक रात कहा, तेरी लड़ाई अब खुल चुकी है। जो तूने शुरू किया है वो अब तेरी जान पर बन सकता है। रुद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर बदलाव लाने वाला हर इंसान डरकर पीछे हट जाए तो ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी। मैं पीछे नहीं हटूंगा।
धीरे धीरे रुद्र ने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं है, बल्कि उनके लिए एक ठोस व्यवस्था बनानी है। ऐसा तंत्र जो तलवारों पर नहीं, समझदारी पर चले। उसने अपने भीतर एक नई योजना बनानी शुरू की। पहले हम एक होंगे, फिर हम सोचेंगे, फिर हम निर्माण करेंगे। पहाड़ों की पहली सभा सिर्फ शुरुआत थी। बदलाव की असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। रुद्र जानता था राह कठिन है, पर वो भी अब साधारण युवक नहीं रहा था। उसकी आंखों में घाटियों का दर्द, जंगलों की सच्चाई और लोगों की उम्मीदें बसी थी। और सबसे बड़ी बात, उसके पास अब अकेलेपन का बोझ नहीं था। उसके साथ लोग थे। ब्रह्मा ने आसमान की तरफ देखा। रात गहरी थी, पर उस अंधेरे में भी तारे चमक रहे थे। देख, अंधेरा कभी पूरा नहीं होता, कहीं न कहीं उम्मीद की चमक होती है। रुद्र ने कहा, अब ये चमक बुझने नहीं देंगे। पहाड़ों की पहली सभा खत्म हो चुकी थी, पर जो बात वहां शुरू हुई थी वो अब एक आंदोलन बन चुकी थी। अध्याय 8, पहले बांध की नींव। पहाड़ों की पहली सभा के बाद माहौल बदल चुका था। घाटियों में, जंगलों में, यहां तक कि दूर दूर के कबीलों तक रुद्र का नाम गूंजने लगा था। कोई उसे आशा की किरण मानता था, कोई सिरदर्द और कोई खतरा। पर रुद्र जानता था, सिर्फ बातें करने से समाज नहीं बदलता। सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए ठोस काम करना जरूरी था। उसे समझ आ गया था कि पानी, जीवन की असली जड़, ही वो कड़ी है जिससे लोग बन सकते हैं। घाटियों में रहने वाले कबीले हमेशा पानी की समस्या से जूझते थे। बारिश के मौसम में बाढ़ आती थी, बाकी महीनों में सूखा। खेती बर्बाद होती थी, लोग पलायन करते थे, झगड़े बढ़ते थे। रुद्र ने फैसला किया, अब वक्त है पानी को काबू में करने का। पहली बार कोई ऐसा बांध बनेगा जो नदियों के बहाव को रोक सकेगा, पानी जमा करेगा और पूरे इलाके में बराबरी से बांटेगा। ब्रह्मा ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में हैरानी थी। तू जानता है ये कितना बड़ा काम है? हमारे पास न साधन है, न कारीगर, न अनुभव। रुद्र ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर हम इंतजार करते रहे कि सब कुछ परफेक्ट हो तो कुछ नहीं होगा। शुरुआत करनी होगी, चाहे जैसे भी। रुद्र ने आसपास के कबीले बुलाए। वो घाटी के बीच बहती नदी के किनारे खड़ा हुआ और सबको समझाया, ये नदी हमारी जीवन रेखा है, पर ये ही हमारी कमजोरी भी है। जब चाहती है बहती है, जब चाहती है सूख जाती है। अगर हम इसे काबू में लाएं तो हमारी खेती बचेगी, हमारे गांव बसेंगे और हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। कुछ लोग हंसे, नदी को कौन रोक सकता है, तू खुद को क्या समझता है? पर कुछ लोगों ने रुद्र की बात समझी। उन्होंने देखा, ये कोई दीवाना सपना नहीं, ये जरूरत है। अगले ही दिन रुद्र ने बांध की योजना बनानी शुरू कर दी। कच्चे पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, जो भी उपलब्ध था उसे इकट्ठा किया गया। आसपास के कबीले अपने अपने हिस्से का सामान लेकर आए। कुछ ने श्रम दिया, कुछ ने साधन। काम आसान नहीं था। नदी का बहाव तेज था, पत्थर टिकते नहीं थे। बारिश ने हालत और बिगाड़ दी। कुछ दिनों में लोगों का मनोबल गिरने लगा। ब्रह्मा ने चिंता से कहा, लोग हार मान रहे हैं। अगर बांध टूटा तो तुझ पर से विश्वास भी टूट जाएगा। रुद्र चुप रहा। उसने नदी को देखा, तेज बहाव, ठंडी लहरें और आसमान में छाए बादल, पर उसकी आंखों में हार नहीं थी। रात को वो अकेला नदी किनारे गया। ठंडी हवा चल रही थी। पानी की आवाज में उसे अपने बचपन की यादें सुनाई दी। पहाड़, जंगल, गांव, लड़ाई और अब ये संघर्ष। उसने खुद से वादा किया, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे ये बांध गिरे, पर हौसला नहीं गिरेगा। अगले दिन वो फिर से लोगों के बीच गया। उसकी आंखों में वही आग थी। उसने सबको बुलाया और कहा, अगर पहली कोशिश में हम गिरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। इसका मतलब है
हमें तरीका बदलना होगा, क्योंकि याद रखो, जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी बदलाव नहीं लाते। लोगों में फिर से ऊर्जा आ गई। पुराने तरीके बदले गए। कुछ अनुभवी शिकारी, बढ़ी, पत्थर तोड़ने वाले सामने आए। उन्होंने सुझाव दिए, नदी के बहाव को मोड़ने का, पत्थरों को जमा करने का, लकड़ियों से सहारा देने का। काम फिर से शुरू हुआ। दिन रात लोग जुट गए। कुछ पत्थर काटते, कुछ लकड़ियां जोड़ते, कुछ मिट्टी भरते। महिलाएं खाना बनाती, बच्चे पानी भरते। पूरा समाज एक साथ जुट गया। रुद्र खुद सबसे आगे था। वो केवल आदेश नहीं देता था, वो खुद पत्थर ढोता, लकड़ी काटता और कीचड़ में उतरता। लोगों ने देखा, उनका नेता भी उनकी तरह मेहनत करता है। ये भरोसा धीरे धीरे मजबूत हुआ। घाटी की वो नदी अब सिर्फ बहने वाली धारा नहीं थी, वो समाज की परीक्षा बन चुकी थी। हर दिन लोग आते, पत्थर लगाते, लकड़ियां जोड़ते, मिट्टी भरते। हर शाम थक कर गिर जाते, पर अगली सुबह फिर जुट जाते। रुद्र की आंखें हर तरफ लगी रहती थी। वो जानता था, केवल मेहनत ही नहीं, समझदारी भी चाहिए। अगर कोई चूक हुई तो पूरी मेहनत पानी में बह जाएगी। धीरे धीरे बांध की नींव मजबूत होने लगी। पत्थर टिकने लगे, लकड़ियां सहारा देने लगी। पानी का बहाव हल्का मोड़ लिया गया। लोगों की आंखों में पहली बार सच्ची उम्मीद की चमक दिखने लगी। एक दिन ब्रह्मा ने कहा, तूने लोगों को बांधने का तरीका ढूंढ लिया, रुद्र। ये बांध सिर्फ पानी रोकने का नहीं, ये लोगों को जोड़ने का भी है। रुद्र मुस्कराया। अगर लोग साथ न हो तो कोई बांध टिक नहीं सकता। पर हर सफलता की तरह ये भी आसान नहीं थी। कुछ बाहरी कबीले जो रुद्र की बढ़ती ताकत से परेशान थे, भीतर ही भीतर विरोध करने लगे। वे चाहते थे कि बांध टूट जाए, ताकि लोगों का भरोसा रुद्र पर से उठ जाए। एक रात कुछ अजनबी बांध के पास आए। उन्होंने पत्थरों को ढीला करने की कोशिश की, लकड़ियों को काटने लगे, पर चौकसी मजबूत थी। रुद्र के कुछ साथी जो पहरे पर थे, जाग गए। शोर मचा, अजनबी भाग निकले, पर संकेत साफ था, खतरा खत्म नहीं हुआ। ब्रह्मा ने कहा, तेरे दुश्मन अब खुलकर सामने नहीं आएंगे, वे पीछे से वार करेंगे। संभल कर चल, रुद्र ने गंभीरता से कहा। हर नई सोच को यही सहना पड़ता है। हम डरेंगे नहीं। अगले कुछ दिनों तक सुरक्षा बढ़ा दी गई। पहरेदार तैनात किए गए। काम धीमा पड़ा, पर बंद नहीं हुआ। लोग अब समझ चुके थे, ये केवल पानी का बांध नहीं, ये उनके भविष्य का बांध है। कई हफ्तों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया जब बांध खड़ा हो गया। नदी का बहाव रोका गया। एक छोटी सी झील बन गई, जहां पानी जमा होने लगा। लोगों ने देखा, पहली बार उनकी मेहनत का नतीजा आंखों के सामने था। बच्चे खुशी से झील के किनारे दौड़ने लगे। महिलाओं ने पानी भरना शुरू किया। खेतों की तरफ पानी पहुंचने की योजना बनाई गई। हर कोई थकान भूल चुका था। रुद्र चुपचाप किनारे खड़ा था। उसकी आंखें झील पर थी, पर उसके भीतर कहीं दूर दूर तक भविष्य की तस्वीरें दौड़ रही थी। ब्रह्मा उसके पास आया। तूने कर दिखाया, रुद्र। ये बांध सिर्फ मिट्टी और पत्थर का नहीं, ये हौसले का बांध है। रुद्र ने सिर हिलाया। पर याद रखो, हर बांध टूट सकता है अगर हम आपस में बंटे। हमें इसे केवल दीवारों से नहीं, अपने विश्वास से मजबूत रखना है। लोगों ने तालियां नहीं बजाई, कोई जश्न नहीं मनाया, पर उनके चेहरों पर जो संतोष था वो किसी भी जश्न से बड़ा था। पर रुद्र जानता था, ये जीत स्थायी नहीं, असली संघर्ष तो अभी बाकी है। ये बांध एक शुरुआत है, पर आगे रास्ता लंबा और कठिन है। बांध बन चुका था, पानी ठहर चुका था। चारों ओर जो कभी केवल बहती नदी थी, वो अब एक छोटी झील में बदल चुकी थी। लोग अब सिर उठाकर चलने लगे थे। खेतों में पानी पहुंचा, मवेशियों को पीने के लिए पर्याप्त पानी मिला। गांवों में पहली बार भूख की चिंता कम हुई।
रुद्र ने महसूस किया, ये सिर्फ एक बांध नहीं, ये लोगों के बीच भरोसे की नींव है। लोग अब ये समझने लगे थे कि जब वे मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। पर जहां उम्मीद बढ़ती है वहां खतरा भी बढ़ता है। बांध की सफलता की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। जो नेता, जो सरदार, जो बाहरी ताकतें अब तक लोगों के बंटवारे पर राज कर रहे थे, वे इस बदलाव से चिढ़ने लगे थे। उन्होंने देख लिया था कि अगर रुद्र की बातें फैल गई, अगर और बांध बने, अगर लोग सचमुच एकजुट हो गए तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। इसी डर ने उनके भीतर जहर बो दिया। एक रात एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा सफेद था, सांस फूली हुई थी। रुद्र, कुछ लोग आ रहे हैं। वे कहते हैं बांध तोड़ देंगे। ये सब तेरी चाल है, ऐसा प्रचार कर रहे हैं। ब्रह्मा ने माथा पकड़ लिया। मैं पहले ही कह चुका था, बाहरी लोग चुप नहीं बैठेंगे। रुद्र शांत रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि ठोस सोच थी। डराने से हम रुकेंगे नहीं। जो बांध हमने बनाया है उसका बचाव भी हम ही करेंगे। अगले दिन लोगों की एक सभा बुलाई गई। वहां कोई डर नहीं था, केवल तैयारी थी। रुद्र ने साफ कहा, हमें ये बांध बचाना है, पर बंदूक, तलवार नहीं, समझदारी से। अगर हम भी वही करेंगे जो बाहरी लोग करते हैं तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। लोगों ने सहमति में सिर हिलाए। पहरे बढ़ाए गए। रात में गश्त शुरू हुई। संदेशवाहक तैनात किए गए। इधर धीरे धीरे आसपास के और गांवों में भी ये खबर फैल गई। कुछ कबीले जो पहले तटस्थ थे अब रुद्र के समर्थन में खुलकर सामने आने लगे। उन्हें दिख रहा था कि रुद्र केवल बातें नहीं करता, वो जमीन पर काम करता है। इसी बीच रुद्र ने दूसरा बड़ा कदम उठाया, बांध के आसपास बस्ती बसाने की योजना। अगर यहां लोग बसेंगे, यहां खेत उगेंगे, यहां जीवन चलेगा, तभी ये बांध टिकेगा, वरना ये केवल पत्थरों और मिट्टी की दीवार रहेगा। लोगों में जोश आ गया। उन्होंने छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई। खेतों की खुदाई शुरू हुई। पानी की निकासी की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे एक अस्थायी बस्ती आकार लेने लगी। ब्रह्मा ने रात को आग के पास बैठे बैठे कहा, तू अब केवल नेता नहीं रहा रुद्र, अब तू कबीला जोड़ने वाला है। ये बांध तेरी असली परीक्षा थी। तूने वो पहली ईंट रख दी है जिस पर सभ्यता खड़ी होगी। रुद्र ने आग की लपटों को देखा। मैं जानता हूं ये शुरुआत है, पर मैं भी जानता हूं सबसे मजबूत दीवार भी पहली ईंट से ही बनती है। उस रात बांध के किनारे खड़े होकर रुद्र ने दूर पहाड़ों को देखा। ठंडी हवा चल रही थी, पर उस हवा में अब डर नहीं, भविष्य की सरसराहट थी। वो जानता था खतरे अभी बाकी है, विरोध अभी जारी है, पर अब उसके पास केवल बातें नहीं, जमीन पर खड़ा हुआ बांध था। ये लोगों की मेहनत, विश्वास और एकता का प्रतीक था। और यही से असली लड़ाई की नींव भी रख दी गई थी। अध्याय 9, अंधकार की ताकतें। बांध बनने के बाद घाटी में जो पहली बार चैन की सांस आई थी, वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। पानी जमा हुआ, खेतों में हरियाली दिखने लगी, छोटे छोटे घर बसने लगे। लेकिन उसी के साथ हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी भी तैरने लगी। लोगों की जुबान पर एक ही नाम था, रुद्र। कभी सराहना में, कभी ईर्ष्या में, कभी डर में। जिनके खेत सूखे थे, जिनकी बस्तियां उजड़ चुकी थीं, उनके लिए रुद्र उम्मीद का नाम था। पर जिनके लिए लोगों की भूख और बेबसी ही ताकत का जरिया थी, उनके लिए रुद्र खतरा बन चुका था। सबसे पहले विरोध उन कबीलों से आया जिनकी सत्ता टूटने लगी थी। वो पुराने मुखिया जो सालों से अपने इलाकों पर राज करते आए थे। उनके पास कोई योजना नहीं थी, कोई विकास नहीं था, बस डर फैलाकर, ताकत दिखाकर राज करते थे। रुद्र ने उनके उस डर को ही कमजोर कर दिया। और जब डर टूटता है तो सत्ता डगमगाती है।
इन्हीं डगमगाते चेहरों में सबसे बड़ा नाम था कुष्मांड। कुष्मांड कोई आम सरदार नहीं था। वो न तो ज्यादा पढ़ा लिखा था, न ही कोई बहुत बड़ा योद्धा, पर उसकी असली ताकत थी चालाकी और लोगों की कमजोरी पहचानना। कुष्मांड को पता था कि जैसे ही लोग एकजुट होंगे, उसके जैसे लालची नेताओं की दाल नहीं गलेगी। इसलिए उसने छुप छुप कर काम शुरू किया। उसने अफवाहें फैलानी शुरू की। रुद्र बांध बनाकर पानी को अपने कबीले के लिए रोक रहा है। रुद्र चाहता है कि बाकी कबीले उसके आगे झुके। बांध अगर टूटेगा तो सारा इलाका बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे ये बातें उन लोगों तक भी पहुंचने लगी जो कभी रुद्र के साथ थे। डर इंसान के भीतर सबसे तेज फैलने वाला जहर होता है। एक बार संदेह पैदा हो जाए तो भरोसा टिकाना मुश्किल होता है। ब्रह्मा ने ये खबरें सुनी तो वो रुद्र के पास आया। तेरे खिलाफ जहर फैल रहा है, तू शांत क्यों बैठा है? रुद्र ने सिर उठाकर आसमान देखा। घाटी में बादल छाए हुए थे। बारिश की बूंदें गिरने को तैयार थी। अभी तूफान आने वाला है, पर तूफान के समय शोर नहीं मचाते, धैर्य रखते हैं। ब्रह्मा ने गहरी सांस ली। वो जानता था रुद्र के पास धैर्य तो है, पर समाज में जो आग लगाई जा रही है वो धैर्य से नहीं, समझदारी और रणनीति से बुझानी पड़ेगी। इसी बीच कुष्मांड ने अगला कदम उठाया। उसने अपने खास लोगों को इकट्ठा किया। शिकारी, मुखबिर, पुराने नेता, व्यापारी, और उन्हें एक ही काम सौंपा। रुद्र को गिराओ, चाहे जैसे भी, छल से, झूठ से, जरूरत पड़ी तो खून से। पहाड़ों में राजनीति की आग सुलगने लगी थी। रुद्र को गिराने के लिए चालें बिछाई जाने लगी। लोगों में संदेह बढ़ता जा रहा था और अंधकार की ताकतें अपना रंग दिखाने को तैयार थी। कुष्मांड की चालें रंग लाने लगी थी। गाव गाव कबीले एक बीले में फुसफुसाहटें तेज हो गई थी। लोग आपस में पूछने लगे, सच में रुद्र ने बांध अपने फायदे के लिए बनाया है? अगर बारिश नहीं हुई तो वो पानी केवल अपने लोगों में बांटेगा? कहीं हम सब उसके गुलाम तो नहीं बन रहे? रुद्र तक ये बातें पहुंची। उसने लोगों से सीधा संवाद करने का फैसला किया। वो अपने साथी ब्रह्मा, सोम और कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर गांव गांव गया। हर जगह वही सवाल, वही शक, वही असमंजस। एक दिन एक बूढ़ा किसान सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में गहरी सच्चाई थी। बेटा, मैं लड़ाई झगड़े नहीं जानता, पर इतना जानता हूं, नदी सबकी होती है। अगर तू सच में बांध सबके लिए बना रहा है तो मुझे भरोसा रहेगा, पर अगर इसमें चालाकी हुई तो खुद कुदरत तुझसे हिसाब लेगी। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा। जवाब सीधा था, ये बांध सबका है, और अगर इसमें कोई छल होगा तो सबसे पहले मैं अपने लिए सजा मांगूंगा। पर समाज में हर कोई इतना सीधा नहीं था। इसी दौरान कुष्मांड की असली साजिश सामने आने लगी। उसके लोगों ने एक औरत के जरिए अफवाह फैलाई कि बांध की वजह से उनके गांव में पानी कम पड़ गया है। लोग भड़क उठे, भीड़ इकट्ठा हुई। कुछ गुस्से में बांध तक जा पहुंचे। हालात बेकाबू होने लगे। ब्रह्मा ने चेताया, भीड़ का गुस्सा अगर फूट पड़ा तो ये बांध टूट सकता है। पर रुद्र ने जल्दबाजी नहीं की। उसने सबसे पहले उस औरत से मिलना चाहा। पूछताछ की गई। धीरे धीरे सच सामने आया। उस औरत को कुष्मांड के लोगों ने डराया था, लालच दिया था। रुद्र ने खुद गांव जाकर सबको बुलाया। उसने सच सामने रखा। लोगों ने खुद देखा, कुष्मांड के लोग उनके बीच जहर घोल रहे थे। भीड़ का गुस्सा अब कुष्मांड पर पलट गया। पर कुष्मांड कोई नौसिखिया नहीं था। वो सब कुछ छोड़कर भाग चुका था। छुपकर उसने नई योजना बना ली थी। उसने महसूस कर लिया था कि केवल अफवाहों से काम नहीं चलेगा। अब सीधी टक्कर देनी होगी। उधर रुद्र को भी एहसास हुआ, ये सिर्फ बाहरी हमलावरों या प्रकृति की लड़ाई नहीं है। असली दुश्मन समाज के भीतर पलता डर, लालच, संदेह और छल है।
अगर उसे सच में समाज खड़ा करना है तो उसे सिर्फ बांध नहीं, लोगों के दिल भी मजबूत करने होंगे। रुद्र की आंखों में वही पुरानी आग थी। अंधकार जितना भी गहरा हो, अगर हम सच्चाई पर डटे रहें तो सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। पर अंधकार की ताकतें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। कुष्मांड की साजिशें भले उजागर हो गई थी, पर वो खुद बच निकला था। उसकी गैर मौजूदगी ने लोगों को थोड़ी राहत दी, पर रुद्र जानता था असली जहर छुप कर फैलता है, सामने नहीं आता। इधर घाटी में भी अजीब सी बेचैनी थी। मौसम बदल रहा था, नदियों में पानी कम हो रहा था, आसमान में बादल छा जाते पर बरसते नहीं। किसान चिंतित थे, लोग फिर से पुराने डर में लौट रहे थे। अगर बारिश नहीं हुई तो बांध का क्या फायदा? रुद्र कितना भी कहे, पर कुदरत के आगे कोई नहीं चलता। रुद्र के लिए यह सबसे कठिन समय था। उसने महसूस किया केवल बांध बनाना काफी नहीं, लोगों को यह भी समझाना होगा कि बदलाव आसान नहीं होता, पर धैर्य रखना जरूरी है। एक शाम वो गांव के चौराहे पर खड़ा हुआ। चारों तरफ लोग थे, किसान, शिकारी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सबकी आंखों में सवाल थे। रुद्र ने कहा, मैं जानता हूं मौसम खराब है, बारिश नहीं हुई, हमें डर लग रहा है, पर याद रखो, डर से कभी रास्ता नहीं निकलता। जब हमने बांध बनाया तब भी डर था, पर हमने मिलकर उसे खड़ा किया। अब भी हमें मिलकर ही इस मुश्किल से निकलना होगा। अगर हम बिखर गए तो कुष्मांड जैसे लोग लौट आएंगे, तब न बांध बचेगा, न खेत, न हमारा भविष्य। लोग चुप रहे, पर उनकी आंखों में सोच की लहर दौड़ने लगी थी। उधर कुष्मांड ने अपनी अगली चाल चली। उसने बाहरी लुटेरों से गठजोड़ कर लिया। रात के अंधेरे में हमला हुआ, कुछ खेत जला दिए गए, पानी के रास्ते को नुकसान पहुंचाया गया। संदेश साफ था, अगर रुद्र नहीं रुका तो विनाश होगा। ब्रह्मा ने गुस्से में कहा, अब बात साजिश की नहीं रही, अब लड़ाई खुल चुकी है, तुझे जवाब देना ही होगा। रुद्र शांत रहा, उसकी आंखें अंधेरे में खोई थी। उसने फैसला कर लिया था। अगले दिन उसने गांव-गांव संदेश भिजवाया। लोग इकट्ठा हुए। कुष्मांड सिर्फ मुझसे नहीं, हम सभी से लड़ रहा है। अगर हम अब भी बंटे रहे तो एक एक करके हम सब हारेंगे, पर अगर हम एक हुए तो कोई ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, पर हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। लोगों में जोश लौटने लगा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ये केवल रुद्र की लड़ाई नहीं, उनकी भी है। बस्ती की सुरक्षा बढ़ा दी गई, खेतों की चौकसी कड़ी की गई। सबसे महत्वपूर्ण, लोग मानसिक रूप से तैयार होने लगे। कुष्मांड को जब खबर मिली कि रुद्र हार मानने वाला नहीं, तो उसने भी अपनी योजना में बदलाव किया। वो जानता था ये टक्कर अब सीधी होगी, समाज की सोच और लालच के बीच। रुद्र ने आसमान की तरफ देखा। बादल अब भी छाए थे, बारिश नहीं हुई थी, पर उसकी आंखों में उम्मीद थी। अंधकार चाहे जितना गहरा हो, पर इंसान अगर टूटे नहीं तो हर तूफान थम जाता है। अध्याय 10, संघर्ष, पीड़ा और विजय। घाटियों में सर्दी उतर आई थी। पहाड़ों की चोटियां बादलों में खो चुकी थी। हवा में नमी थी, पर जमीन पर बेचैनी। लोग जानते थे कोई बड़ी घटना बस होने वाली थी। खेतों में हरियाली थी, बांध मजबूती से खड़ा था, पर इंसानी दिलों में डर की दरारें अभी भी बाकी थी। रुद्र अपने कंधे पर पट्टी बांधे बैठे थे। पिछले युद्ध की थकावट उनके चेहरे पर साफ थी, पर आंखों में वही पुरानी आग चमक रही थी। उनके सामने कबीले के बुजुर्ग, योद्धा, किसान, शिकारी और कुछ युवा खड़े थे। सभी के चेहरे पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा? रुद्र जानते थे कि ये युद्ध केवल खेत, पानी या बांध का नहीं था। ये लड़ाई थी इंसानी हिम्मत और स्वार्थ के बीच। उन्होंने देखा था कि कुछ लालची कबीले, कुछ पुराने दुश्मन
और कुछ सत्ता के भूखे लोग मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे थे। उन्हें यह सबक भी मिल चुका था कि बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक भीतर छुपे डर और शक होते हैं। उधर कुष्मांड अपनी हार पचा नहीं पाया था। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। आसपास के कबीले, लुटेरे, सत्ता के लोभी लोग, सबको उसने लालच दिया, डराया और एक किया। उसकी योजना साफ थी, एक साथ हमला, बस्ती को जलाना, बांध को गिराना और रुद्र को मिटा देना। रुद्र को सब खबर मिल रही थी। उनके गुप्त साथी रोज घाटियों में घूमते, दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखते। हर शाम वो पूरी बस्ती के लोगों को इकट्ठा करते और समझाते, हमने खेत बसाए हैं, बांध खड़ा किया है, पर असली लड़ाई ये नहीं। असली लड़ाई हमारे भीतर है। अगर हम डरेंगे, टूटेंगे तो सब खत्म, पर अगर डटे रहे तो कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। पर हर इंसान योद्धा नहीं होता। गांव में कई लोग डरे हुए थे। कुछ महिलाएं रात को सोते सोते सिसकती थी। बच्चे सवाल करते, अगर दुश्मन आ गए तो क्या होगा? बुजुर्ग सिर झुकाकर कहते, दुआ करो बेटा, बस दुआ करो। पर रुद्र को दुआ के साथ तैयारी पर भी भरोसा था। बस्ती के चारों तरफ खाइयां खुदवाई गई, कांटेदार झाड़ियां बिछाई गई, बांध के किनारे मजबूत पत्थरों की दीवार खड़ी की गई। हर घर में हथियार तैयार रखे गए। युवा लड़कों को युद्ध के छोटे छोटे गुर सिखाए गए। हर पहाड़ी पगडंडी पर पहरेदार तैनात कर दिए गए। रातें लंबी होने लगी। लोग सोते तो थे, पर जागते जागते। डर अब भी था, पर साथ में हिम्मत भी थी। फिर वो दिन आया जिसका सभी को डर था। सूरज ढलते ही घाटियों में मशालों की लहरें दिखने लगी। कुष्मांड और उसके साथी, बाहरी लुटेरे, सत्ता के भूखे कबीले, सब एक साथ हमला करने आ रहे थे। खेतों की ओर आग लगाई गई। पहाड़ियों से तीरों की बौछार शुरू हुई। बांध की तरफ भारी हथियार और पत्थर लुढ़काए जाने लगे। बस्ती में भगदड़ मच गई। बच्चे चीखने लगे। महिलाएं घरों में दुबक गई। कुछ लोग घबराकर भागने लगे, पर रुद्र वहीं खड़े रहे, स्थिर, अडिग। उन्होंने अपना पुराना भाला उठाया। उनके साथी ब्रह्मा, सोम और अन्य भरोसेमंद लोग भी तैयार हो गए। हर तरफ डर फैल रहा था, पर रुद्र की आंखों में बस एक ही चीज थी, संघर्ष। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, डर से कुछ नहीं बदलता, लड़ाई ही रास्ता है। आज अगर हम टूटे तो सब खत्म, पर अगर हम डटे रहे तो जीत हमारी होगी। बस्ती के युवा आगे आए। किसानों ने अपने औजार उठाए। शिकारी तीरकमान लेकर मोर्चे पर पहुंचे। महिलाएं भी पत्थर, लकड़ियां लेकर तैयार हो गई। घाटी में युद्ध शुरू होने वाला था। घाटी में अंधकार गहरा हो चुका था। पहाड़ों की चोटियों पर बादल गरज रहे थे। दूर दूर तक मशालों की रोशनी दिख रही थी, जैसे किसी विशाल सांप की आग में लिपटी देह घाटियों में रेंग रही हो। कुष्मांड की फौजें अब नजदीक थी। उनके पास तलवारें, भाले और आग के गोले थे। उनके चेहरों पर लालच और घमंड साफ दिख रहा था। वे सोचते थे कि इस छोटी सी बस्ती को कुचलने में देर नहीं लगेगी। पर कुष्मांड नहीं जानता था कि रुद्र ने केवल दीवारें नहीं बनाई थी, बल्कि दिलों को भी जोड़ दिया था। जैसे ही दुश्मन ने खेतों के किनारे आग लगाई, रुद्र के लोग खेतों की नमी वाली जमीन पर पानी की नालियां खोल चुके थे। आग बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। पहाड़ों की पगडंडियों पर जब लुटेरे चढ़ने लगे, तो वहां छुपे पहरेदारों ने पत्थरों की बारिश कर दी। कई दुश्मन गिर पड़े, बाकी घबरा गए। बांध की तरफ से जब भारी पत्थर लुढ़काए गए, तो रुद्र के लोगों ने बांध के निचले हिस्सों को पहले से मजबूत कर दिया था। कुछ हिस्से हिले, पर बांध टूटा नहीं। युद्ध तेज होता जा रहा था। तीर, पत्थर, आग, हर तरफ शोर गूंज रहा था। बच्चे और महिलाएं बस्ती के अंदर दुबके रहे, पर भीतर का डर अब धीरे धीरे विश्वास में बदल रहा था। रुद्र खुद मैदान में थे। उनकी आंखें हर दिशा पर थी।
वो जानते थे सीधी लड़ाई तो सभी लड़ सकते हैं, पर असली जीत तब होती है जब आप दुश्मन की सोच को भांप लेते हैं। कुष्मांड की असली योजना बांध गिराना थी। अगर बांध टूटता तो पानी का सैलाब खेत, बस्ती सब बहा देता। इसलिए रुद्र ने बांध के आसपास सबसे मजबूत पहरेदार तैनात किए थे। खुद भी वो वहीं पहुंच चुके थे। कुष्मांड को जब पता चला कि उसकी चाल विफल हो रही है, तो उसने खुद आगे बढ़ने का फैसला किया। अंधकार में बांध के पास रुद्र और कुष्मांड आमने सामने थे। कुष्मांड ने हंसते हुए कहा, तू कितना भी बांध बना ले, लोग डरते हैं, लोग बंटते हैं, लोग बिक जाते हैं। तेरे बांध को नहीं, तेरी सोच को मैं तोड़ दूंगा। रुद्र ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर थकावट थी, पर आवाज में लोहे जैसी सख्ती थी। डरता वही है जो अकेला होता है, बंटता वही है जो लालच में अंधा हो जाता है, पर जो साथ खड़े होते हैं वो न डरते हैं, न टूटते हैं। कुष्मांड ने भाला उठाया, रुद्र ने तलवार थामी। दोनों के बीच घमासान शुरू हुआ। चारों तरफ शोर था, लोग लड़ रहे थे, आग जल रही थी। पर उस छोटे से बांध के किनारे दो इंसानों की लड़ाई में पूरा समाज दांव पर था। रुद्र घायल हो चुके थे, उनके कंधे से खून बह रहा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हर वार के साथ उनका इरादा और मजबूत हो रहा था। कुष्मांड को समझ आ गया था, ये लड़ाई आसान नहीं, पर लड़ाई अभी बाकी थी। बांध के किनारे चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी। उसके नीचे जमीन पर खून की धाराएं बह रही थी। चारों ओर घायल पड़े थे। लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। रुद्र और कुष्मांड आमने सामने थे। दोनों के हथियार थक चुके थे, शरीर जख्मी थे, पर इरादे अभी भी लोहे जैसे अडिग थे। कुष्मांड ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में लालच, सत्ता की भूख और हार का डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, तू कितना भी लड़ ले रुद्र, इंसान की फितरत नहीं बदलती। लोग डरेंगे, बंटेंगे, बिकेंगे। एक दिन तेरे लोग भी तुझसे मुंह मोड़ लेंगे। रुद्र चुप रहे। उनकी सांसें तेज थी, पर उनकी आंखों में हार का नामो निशान नहीं था। उन्होंने तलवार को कसकर पकड़ा और बोले, हो सकता है इंसान कमजोर पड़े, पर जब कोई एक खड़ा होता है तब बाकी को भी हिम्मत मिलती है। मैं हारूंगा या जिंदा रहूंगा, ये तय नहीं, पर यह तय है कि तेरे जैसे लोग डर फैलाते हैं और मैं उम्मीद। कुष्मांड ने वार किया। रुद्र ने उसे टालते हुए जमीन पर गिरा दिया। उसके हथियार दूर जा गिरे। चारों ओर रुद्र के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। घायल किसान, थके हुए युवा, बुजुर्ग, सबने देखा उनका नेता टूट नहीं रहा। कुष्मांड ने उठने की कोशिश की, पर उसकी सांसें फूल चुकी थी। रुद्र ने तलवार उसके गले पर रख दी। सन्नाटा छा गया। सबको लगा अब बस यही आखिरी वार है, पर रुद्र ने तलवार हटा ली। उन्होंने कहा, लड़ाई दुश्मनों से नहीं, सोच से होती है। तू अगर मारा गया तो तेरे जैसे और पैदा होंगे, पर आज अगर लोग देखेंगे कि नफरत के बावजूद इंसान इंसान को छोड़ सकता है, तो कुछ बदल सकता है। कुष्मांड घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पहली बार डर और हार का मिलाजुला अंधेरा छा गया। लड़ाई थम चुकी थी। दुश्मन के लोग भाग चुके थे। आग बुझाई जा चुकी थी। बांध अब भी मजबूती से खड़ा था। रुद्र थक कर एक पत्थर पर बैठ गए। उनके शरीर से खून बह रहा था, पर उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, उस इंसान की जिसने हार जीत से ऊपर उठकर समाज के भविष्य की तरफ देखा हो। लोग उनके पास आए। कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई उनके जख्मों पर पट्टी बांध रहा था। रुद्र ने देखा, यही असली जीत थी। ना तलवारों की, ना सत्ता की, ना शक्ति की। ये जीत थी इंसानी हिम्मत की, एकता की, उस सोच की जिसने लोगों को जोड़ दिया। रात गहरी होती गई। घाटियों में सन्नाटा लौट आया।
पर उस सन्नाटे में एक नई उम्मीद गूंज रही थी। खून, पीड़ा और संघर्ष की आग से एक नई सुबह तैयार हो रही थी। और रुद्र ने तय कर लिया, ये सिर्फ शुरुआत है। जब तक इंसानियत में डर, लालच और नफरत रहेगी, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। पर जब तक एक भी इंसान खड़ा है, उम्मीद भी रहेगी। यही सोच लेकर घायल मगर अडेग रुद्र घाटी में लौटे। उनकी आंखों में इतिहास के अगले अध्याय की शुरुआत चमक रही थी। समापन, एक अंत जो वास्तव में शुरुआत है। घाटियों में धीरे धीरे सन्नाटा उतर रहा था। पहाड़ियों पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थी। कल तक जो जमीन पर आग, खून और चीखें थी, वहां अब केवल राख बची थी। लेकिन उस राख के नीचे कुछ और भी था, उम्मीद के बीज। रुद्र घायल थे, उनके शरीर पर पट्टियां बंधी थी। चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। पर उनकी आंखों में जो ठोस, ठंडी आग थी, वो बुझी नहीं थी। कुष्मांड हार चुका था। उसका झूठ, उसका लालच, उसकी सत्ता की भूख सब सामने आ चुकी थी। उसके लोग भाग चुके थे। कुछ खेत बर्बाद हुए, कुछ घर जले, पर बस्ती बच गई, बांध बच गया, और सबसे जरूरी, लोगों का विश्वास बच गया। पर रुद्र जानते थे, ये केवल एक लड़ाई थी। असली युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया, ब्रह्मा, सोम, मायावी और वो सारे लोग जिन्होंने शुरुआत से रुद्र के साथ खून पसीना बहाया था। रुद्र ने थकी पर दृढ़ आवाज में कहा, हमने दुश्मन को हरा दिया, पर याद रखो, असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर होता है। डर, लालच, शक, ये कभी खत्म नहीं होते। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ये घाटियां, ये खेत, ये बस्ती सुरक्षित रहे, तो हमें हर दिन सतर्क रहना होगा। लोग चुप थे, क्योंकि वे जानते थे रुद्र कोई सपना नहीं बेच रहे थे। वो जमीन की सच्चाई बोल रहे थे। वो सच्चाई जो तकलीफ देती है पर टिकाऊ होती है। रुद्र ने आगे कहा, हम तलवारें बनाते रहेंगे, पर उससे बड़ी जरूरत है सोचने वाले लोग, जागरूक लोग। हम बांध मजबूत करेंगे, पर उससे बड़ी जरूरत है दिलों को जोड़ने की। अगर हमने समाज को एकजुट रखा, अगर हमने हर इंसान को उसकी अहमियत समझाई, अगर हमने हर बच्चे को डर की जगह सवाल करना सिखाया, तो कोई भी कुष्मांड लौटकर नहीं आएगा। धीरे धीरे घाटियों में हलचल कम हुई। लोग खेतों में लौटने लगे, बांध पर मरम्मत शुरू हुई, बस्ती में नए घर बनने लगे, बच्चों की आवाजें लौट आई, बुजुर्ग फिर से चौपाल पर बैठने लगे। पर इस बार हर दिल में एक नया एहसास था। संघर्ष खत्म नहीं हुआ, पर अब कोई भी अकेला नहीं है। रुद्र जानते थे, वो सदा नहीं रहेंगे। समय आएगा जब वो बूढ़े होंगे, जब नई पीढ़ी उठेगी, जब फिर कोई लालच, कोई डर, कोई बाहरी दुश्मन लौटेगा। पर अगर सोच मजबूत रही, अगर समाज एकजुट रहा, अगर हर इंसान खुद को जिम्मेदार समझे, तो हर बार जीत उसी की होगी जो सच्चाई और एकता के साथ खड़ा होगा। और यही सोच लेकर थके, जख्मी पर अड़े कदमों से रुद्र घाटी में आगे बढ़े। उनकी आंखों में इतिहास का अगला पन्ना तैयार था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, कहानी अब शुरू हो रही थी। समाप्त।